नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रेम की बात आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद बिहार की राजनीति की चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। चूंकि काफ़ी लंबे समय से बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद से सब कुछ ठीक चल रहा था और सारा फोकस दिल्ली के विधानसभा चुनाव और उसके नतीजों पर लगे हुए थे। वहां पर जीत हासिल करने के बाद बिहार का जो समीकरण है, अब उस पर चर्चा लगातार होगी और बिहार में जो 2025 में चुनाव अब होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, उसके क्या रिजल्ट आएंगे, किस प्रकार से अभी से चुनावी रणनीति को सेट करने के लिए हर पार्टियां लग गई है, इसकी चर्चा करेंगे। आज ये भी आपको बताएंगे कि जो लोग ये कहते थे कि नीतीश कुमार को 2020 में जब चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे तो नीतीश कुमार की सीटें घट गई थी, तो क्या वाकई में चिराग पासवान उसके कारण थे या और कोई कारण था, इसे भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो को गौर से देखिएगा। और आज जो बिहार कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है, जो विस्तार हुआ है, उसमें जो 7 नए मंत्री बने हैं वो सारे के सारे भाजपा के कोटे से बने हैं। इसके क्या मायने हैं? बाकी जो एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं उन्हें क्यों इसमें शामिल नहीं किया गया? इन सभी बातों की चर्चा 1 बाय 1 करके आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है और कैसे जो 2025 के विधानसभा चुनाव होंगे उसको साधने की कोशिश की गई है, एक एक डिटेल आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और आप अगर हमारे विचार से सहमत होंगे तो निश्चित कमेंट सेक्शन में आकर अपना कमेंट भी दीजिएगा। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ। जो 7 लोग मंत्री बनाए गए हैं उसमें संजय सरावगी हैं, दरभंगा से 5 बार के विधायक रह चुके हैं। और साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि कौन किस जाति को बिलोंग करता है और इसके मायने क्या है वो आगे आपको बताऊंगा। विजय मंडल अररिया के सिकटी सीट से हैं, सीमांचल क्षेत्र से आते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार नालंदा बिहार शरीफ से हैं। मोतीलाल प्रसाद सीतामढ़ी के रीगा वैश्य समाज से आते हैं। जीवेश मिश्रा जाले पहले भी मंत्री रह चुके हैं। राजू कुमार सिंह राजपूत समाज से आते हैं, मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से ये विधायक हैं। और जो सबसे अंत में 7वें नंबर हैं कृष्ण कुमार मंटू, छपरा के अमनौर से हैं और ये कुर्मी समाज से आते हैं। तो अगर इन 7 को अगर आप देखिए, इसमें कौन कौन किन जातियों को साधा गया उसको समझने की कोशिश कीजिए। वैश्य, निषाद, कुशवाहा, कुर्मी, भूमिहार, राजपूत, ये सारी वो जातियां हैं जो भाजपा को, या ये कहिए कि भाजपा का कोर वोटर है, जो लगातार हर चुनाव में भाजपा को वोट करता है। इसके साथ ही साथ आपने ये भी गौर किया होगा कि इसमें
मिथिलांचल को प्रभाव दिखा है, मिथिलांचल से आने वाले विधायकों का प्रभाव दिखा है। इसको दूसरी और सरल भाषा में ये आप मान सकते हैं कि इस कैबिनेट में मिथिलांचल को साधने की कोशिश की गई और इसके कारण भी है, क्योंकि 2020 के चुनाव में वहाँ के जो 60 सीटें हैं उसमें एनडीए अलायंस 40 प्लस सीटें जीती है और इसी कारण मिथिलांचल का प्रतिनिधित्व इस एक्सपेंशन में आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि बाकी जो जातियां हैं उनको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला, उनके सहयोगियों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया। ये भाजपा नंबर 1 के पोजीशन पे कैसे पहुंच गई। अगर आप अभी फिलहाल जो कैबिनेट थी उसका जो स्वरूप था, अगर आप उसको देखेंगे तो इसमें जेडीयू के 13 मंत्री हैं नीतीश कुमार सहित, भाजपा के 15 मंत्री थे जिसमें 2 डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, जीतन राम मांझी के पुत्र एक मंत्री वो हैं उनकी पार्टी से, और एक निर्दलीय से सुमित कुमार सिंह को मंत्री बनाया गया था। अब जो 7 लोग भाजपा कोटे से बने हैं, ऐसे में भाजपा कोटे से मंत्रियों की संख्या बढ़कर 22 हो गई और नीतीश कुमार के जदयू कोटे से 13 है। अगर आप उसको विभागों के हिसाब से देखेंगे, इसको संख्या बल के हिसाब से भाजपा का ज़्यादा हो गया, लेकिन मंत्री पद के जो विभाग हैं, जो जदयू के पास विभाग है, जो भाजपा के पास विभाग है, अगर विभागों को अगर आप देखेंगे तो उनके पास जो जो पोर्टफोलियो है उसको अगर आप मिलाएंगे दोनों का तो लगभग कमोबेश एक ही मिलेगा। एक आध 2 विभाग भाजपा के पास ज़्यादा आ सकता है तो आ सकता है, लेकिन मंत्री को लेकर अगर आप काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भाजपा के मंत्री हो जाएंगे ज़्यादा, लेकिन विभाग के हिसाब से लगभग वो इक्विवेलेंट ही आएगा, 1 या 2 मंत्री भाजपा के ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये अभी तक का आंकड़ा रहा है। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न होगा कि चुनाव में अब 6 महीने लगभग बच रहे हैं, तो आखिर ऐसे में भाजपा मंत्री परिषद का एक्सटेंशन क्यों करने के लिए चाहिए, या नीतीश कुमार अपने कैबिनेट का विस्तार क्यों किए। दोस्तों, ये क्लियर कट में समझाया गया है इस विस्तार के माध्यम से कि आने वाले समय में जब एनडीए चुनाव में जाएगी तो वो यहाँ की जनता को बता सके कि देखिए हमने हर समाज का प्रतिनिधित्व इसमें दिया। अगर निषाद की बात हो, जो साधने की बात है वीआईपी के मुकेश सहनी को, उसके जगह पहले भी एक सहनी को बनाया गया था, अभी फिर से एक सहनी समाज को दिया गया। मतलब इसमें हर समाज को साधने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ ये बताने का प्रयास किया गया है कि देखिए आपके समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नीतीश सरकार ही दे सकती है और हमने वो करके दिखाया ताकि इसका फायदा चुनाव में मिल सके। तो ये मुख्य खबर थी दोस्तों जो आप लोगों को बतानी थी। लेकिन अगर इसमें बात करें चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की, तो आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इनको वोट, ये भी एनडीए के सदस्य हैं, तो इनके दल से किसी को पद शामिल क्यों नहीं किया गया। तो आप सिलसिलेवार ढंग से इसको भी बता देते हैं आपको। देखिए, चूंकि चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में,
तो इस 6 महीने के लिए चिराग पासवान की अगर बात की जाए, उन्हीं से शुरुआत करते हैं, तो लोग कहेंगे कि उनका तो कोई भी विधायक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कोई भी बिना पोर्टफोलियो के भी मंत्री बन सकता है और 6 महीने तक तो निश्चित तौर पे उस पद पे रह सकता है, और उसके बाद ही उसे चाहे एमएलसी हो, चाहे वो कहीं का चुनाव लड़कर, उपचुनाव लड़कर वो मंत्री पद को एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन सवाल यहाँ तो यही है कि 6 ही महीने तक की तो बात है, उसके बाद तो चुनाव हो जाएंगे, तो किसी को भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन समझने वाली बात यहीं से शुरू होती है। चिराग पासवान कतई नहीं चाहते हैं कि इसमें वो 6 महीने के लिए अपने दल से किसी को इस मंत्री परिषद में इन्वॉल्वेशन हो। वो जब भी होगा, जब 2025 के चुनाव होंगे, तब उनका प्रभाव उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये चिराग की स्पष्ट राजनीति है। साथ ही साथ एक बात गौर करने वाली ये है कि इसमें हर जाति को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको यादव समाज, दलित समाज कहीं आपको देखने को मिला क्या? भाजपा में ऐसा तो नहीं है कि दलित समाज के विधायक नहीं हैं, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि भाजपा जानती है कि चिराग पासवान के रूप में उनके पास एक बहुत बड़ा चेहरा है, और वो चिराग पासवान के समानांतर किसी को भी खड़ा नहीं करना चाहती। क्योंकि जिस प्रकार से चिराग पासवान अपने आप को मोदी के हनुमान कहते हैं, तो भाजपा भी उनके प्रति एकदम से लॉयल है कि ठीक है, चिराग पासवान है, चिराग पासवान के हाथों में दलित समाज और दलित समाज का प्रतिनिधित्व है, हम उनके पास ही रहने देते हैं, उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये बार बार आपने देखा होगा, और यही कारण है कि बाकी समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन दलित समाज का कोई भी विधायक इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वो चिराग पासवान के लिए भी खतरे की घंटी थी। कहीं ना कहीं अगर कोई इसमें दलित समाज से आता, तब चिराग पासवान सोचने के लिए मजबूर होते कि मेरे रहते हुए इस तरह का क्यों हुआ। तो भाजपा ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती। दूसरी बात, यादव समाज की बात कर लें तो अभी जब 2020 का चुनाव हुआ था, तो यहाँ के जो 2 मुख्य प्रभारी थे भाजपा के, एक विजेंद्र यादव और दूसरा नित्यानंद राय। विजेंद्र यादव यहाँ से शिफ्ट हो गए, उन्हें चुनाव लड़े, वहाँ कैबिनेट में चले गए, लोकसभा में। और नित्यानंद राय की स्थिति अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी के आने के बाद भी वो मंच पे आपको कहीं दिखाई दिए। भाजपा ये क्लियर मैसेज देना चाह रही है कि हमें जो वोट दे रहा है, हम उसके प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल आपके मन में ये भी होगा, फिर कुशवाहा और कुर्मी समाज को क्यों प्रतिनिधित्व दिया गया? कुशवाहा समाज से आगे बढ़ाया गया था सम्राट चौधरी को, और लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से शाहाबाद एरिया में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह को जब उतारा गया था और उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, ये आपने देखा। उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये बातें स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार ने भी
सब कुछ भाजपा के हाथों में सौंप दिया है कि आपको जिस प्रकार से लेके चलना है, जैसा करना है आप करिए, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व मैं ही करूंगा। बस उनको उसी से मतलब है। और अभी के एक्सपेंशन को अगर आप देखेंगे तो सब कुछ भाजपा के हिसाब से चल रहा है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी इसमें स्वीकृति है कि मुझे किसी तरह से ये 2025 का चुनाव भाजपा के साथ रहकर ही जीतना है, अपनी सीटें बढ़ानी है और बाद में भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री पद दे दे, वो उसी में खुश है। हालांकि आपने देखा होगा कि लगातार चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे भाजपा के सहयोगी हों या भाजपा के ही नेता हों, वो स्पष्ट रूप से ये बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और ये लड़ा जाएगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो है इसमें लगेगा, उसकी चर्चा बाद में जरूर होगी, ये आज तय मान के चलिए। तो कहीं ना कहीं इसमें यादव समाज को भी एक तरह से दरकिनार किया गया है और यहां से ये रणनीति स्पष्ट हो गई है भाजपा की कि उसको किस तरह से, किस समीकरण के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुशवाहा समाज के आज भी सबसे बड़े नेता बिहार में उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ भी है और जब लोकसभा में उनकी हार हुई थी और पवन सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से जो शाहाबाद में एनडीए को नुकसान हुआ था, यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या इस रणनीति में उपेंद्र कुशवाहा फिट नहीं बैठ रहे थे? उन्हें क्यों, उनके लोगों को किसी को क्यों प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया? तो कागज पे तो भाजपा के साथ एनडीए के सारे सहयोगी एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन क्या जो गलती लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने की थी, अभी भी फिर वही गलती दोहरा रही है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग ये कहते थे कि नीतीश कुमार की सीटें 2020 में घट करके 43 हो गई थी, वो सारा का सारा चिराग पासवान के वजह से हुआ। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इस पे आप सभी गौर करेंगे तो आपको क्लैरिटी समझ में आएगी। उस समय उपेंद्र कुशवाहा अलग अपना गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने कम से कम 100 से 110 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था। और अगर आप वोट परसेंटेज की बात करें तो 3.5 से 4% वोट वो यहां से उठाए थे। तो उपेंद्र कुशवाहा को जो वोट मिला, वो किसका वोट मिला? वो उसी लवकुश का वोट मिला ना, जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है। तो सही मायने में नीतीश कुमार को डैमेज किसने किया? उपेंद्र कुशवाहा ने किया। और आज भी जदयू से या अन्य दलों से जो कुशवाहा समाज के लोग हों या लवकुश समाज के जो भी नेता हैं, वो जदयू छोड़ रहे हैं या भाजपा छोड़ रहे हैं या किसी अन्य दल को छोड़ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा के दल में शामिल हो रहे हैं। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रामेश्वर महतो, जो जदयू छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा के साथ आए। तो क्या भाजपा फिर से
उसी गलती को दोहरा रही है। देखना ये भी दिलचस्प होगा, चूंकि चुनाव की घोषणा जब भी हो, लेकिन रणनीति कहीं ना कहीं तय कर दी गई है। अपना मोटिव बता दिया है भाजपा ने, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी सहस्र स्वीकृति इसमें है कि आपको जैसे करना है आप वैसे करें, लेकिन स्टीयरिंग पे तो मेरा ही स्थान तय है। तो दोस्तों, आज जो एक्सपेंशन हुआ बिहार कैबिनेट का, उसके मायने क्या है ये हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूं हमारा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सपोर्ट भी कर सकते हैं मुझे ज्वाइन बटन लेकर के। बाकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में भी रहते हैं, जिससे आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय